बच्चों आज हम आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 2 चालू कर रहे हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। ठीक है, आपके स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। ये इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो? इसमें आप पढ़ोगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में आए थे ट्रेडिंग करने। क्या करने आए थे? बिजनेस, ट्रेड करने आए थे, खरीद फरोख्त करने आए थे। ठीक है, बाय एंड सेल। फिर ट्रेड से टेरिटरी कैसे हो गया? कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया? टेरिटरी मतलब कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया इंडिया के स्टेट्स को, कैसे वो मालिक कैसे बन गए। सो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सो कंपनी आई थी, इंडिया में आई थी, इंग्लैंड से आई थी ये कंपनी। क्या नाम से आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से। बाकायदा इंग्लैंड से ये कंपनी परमिशन लेके आई थी, वहां की क्वीन एलिजाबेथ से बाकायदा ऑर्डर लेके आई थी कि भाई हम इंडिया जाके बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ से ये साइन करवाया था कि और कोई हमारी जैसे ट्रेडिंग नहीं करेगा इंडिया के साथ। इंडिया उस टाइम सिल्क, कॉटन, कार्डमम, क्लोव्स, स्पाइसेस, इन सब कारणों से बहुत ज्यादा फेमस था सारी दुनिया में। तो सबकी नजर थी इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने में। तो इंग्लैंड बाकायदा परमिशन लेके आई थी और उसी टाइम उसने मतलब उससे कहा था कि भाई और कोई यहाँ से बिजनेस ना करे। पर वो इंग्लैंड की ये परमिशन बाकी यूरोपियन कंट्रीज को रोक नहीं पाई परमिशन से। बाकी यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया के साथ बिजनेस करने से नहीं रोक पाई। पोर्टुगीज भी आ गए। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, उसके बाद पोर्टुगीज भी आ गए इंडिया के साथ बिजनेस करने। तो फिर क्या होता था, ये लोग झगड़ते थे कि भाई क्यों? क्योंकि फिर इतने ज्यादा लोग आते थे इंडिया से खरीदने, तो इंडिया हाई कॉस्ट करके बेचती। ऑब्वियसली अगर डिमांड ज्यादा हो तो सामने वाला कॉस्ट बढ़ा देता है, उसको फायदा होता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करती थी, वो अभी मतलब बीच में या तो उनकी शिप्स को कुछ कर देती थी या तो मतलब हथियार लेके निकलती थी। ठीक है, तो मतलब लड़ाइयाँ होती थी अंदर ही अंदर कि भाई इंडिया के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ बड़े प्लान्स थे। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने वहाँ के जो इंडियन रूलर्स हैं उनके साथ भी थोड़ा सा अपनी ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की। ठीक है, सो वो ट्यूनिंग बनाई और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी टेरिटरीज इस्टेब्लिश की। सो ये पूरी स्टोरी उसी पे है। ठीक है, सो हम चालू कर रहे हैं चैप्टर 2, जो चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, सो औरंगजेब था, वो आखिरी पावरफुल मुगल रूलर था और उसने इंडिया पे बहुत राज किया। ठीक है, उसकी डेथ के बाद 1707 में बहुत सारे मुगल गवर्नर्स आए जिनको सूबेदार्स भी कहा जाता है, और बड़े बड़े जमींदार आए जिन्होंने जो औरंगजेब के बाद अपनी पोजीशन दिखाई। पर जो दिल्ली थी, दिल्ली जैसे औरंगजेब के टाइम पे काम करती थी वैसा उनके अंडर नहीं कर पाई। फिर अचानक से सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में एक नया पावर उभरा। कौन सा पावर? ब्रिटिश पावर। ठीक है, ब्रिटिशर्स का पावर बढ़ता गया। तो ब्रिटिशर्स एक्चुअली में एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे इंडिया में आए थे। एक छोटी सी कंपनी में बिजनेस करने आए थे ब्रिटिशर्स इंडिया में। उन्होंने बोला कि हम यहाँ की टेरिटरीज को टच भी नहीं करेंगे। जब वो आए थे उन्होंने कहा था कि हम इंडिया की सरहदों को टच भी, भाई हम इंडिया को, भाई हम सिर्फ बिजनेस करने आए हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस करने आए हैं, हम ट्रेड करने आए हैं। फिर अचानक से वो पूरे इंडिया के मालिक कैसे हो गए। ठीक है, सो ये पूरी आप आज यही पढ़ोगे इस हिस्ट्री के इसी चैप्टर में। सो यहाँ देखो साइड में यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है, इसमें बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर औरंगजेब के बाद एक राजा हुआ मुगल एम्परर था दिल्ली में, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उसने बगावत की तो उन्होंने उसको बंदी बना लिया और उसके सारे बेटों को मार दिया और उसको
भगा दिया, बहादुर शाह जफर को उसकी टेरिटरी से भगा दिया। मतलब ब्रिटिशर्स का पावर दिखाती है ये फोटो, ये किसी पेंटर ने फोटो बनाई है, ये पावर दिखाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अच्छा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में कैसे आई? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इंडिया के ईस्टर्न भाग में आई थी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आई थी। कैसे आई? तो 1600 में, ये कहानी है 1600 की, 1600 ईयर की कहानी है। 1600 ईयर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ वन थी, 1600 ईयर में क्वीन एलिजाबेथ वन थी, रूलर थी, जो कि इंग्लैंड की रानी थी। उन्होंने उससे चार्टर लिया। चार्टर का मतलब क्या होता है? रिटर्न परमिशन ली। किस चीज की रिटर्न परमिशन ली? कि वो अकेले ही इंडिया के ईस्ट पार्ट से वही ट्रेडिंग करेंगे, कोई और इंग्लैंड वाला वहां ट्रेड कर नहीं सकता। ठीक है, पर उनका प्लानिंग क्या था? उनका प्लानिंग था कि इंडिया में सस्ते सस्ते दामों पे चीजें खरीद के आना और यूरोप में आके महंगे दामों में बेचना। उनका सिंपल कमाने का ही इंटेंशन था। कंपनी को फिर अचानक से और भी लोग आने लगे। ठीक है, मतलब यूरोप वाले तो नहीं आ रहे थे, पर अब दूसरे भी देश आने लगे। ठीक है, सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ आई? ईस्ट इंडिया कंपनी केप ऑफ गुड होप, ये एक रूट का नाम है, वहां से उसने इंडियन ओशन क्रॉस किया और वो इंडिया आई। ठीक है, पोर्टुगीज पहले से ही वहां थे। ठीक है, तो और उन्होंने ऑलरेडी गोवा को अपना बेस बना रखा था। मतलब अभी ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन लेके आई थी तो ऑलरेडी पोर्टुगीज गोवा में बिजनेस कर रहे थे इंडिया के। और वास्को ड गामा था जो कि एक पोर्टुगीज रूलर था, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था। वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था। उसने 1498 में ही रूट ढूंढ लिया था इंडिया का। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोच रही है, भाई हम जाएंगे, अच्छा आराम से हम लोग बिजनेस करेंगे, पर उनसे पहले पोर्टुगीज आए ही हुए थे, वो गोवा में ऑलरेडी बिजनेस कर ही रहे थे। और उससे भी पहले एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था वास्को डी गामा, जिसने 1498 में इंडिया का रास्ता ढूंढा था। ठीक है, और 17th सेंचुरी में तो डच भी सोच रहे थे कि वो इंडिया के साथ बिजनेस करें, और फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ गए। मतलब देखो इतने लोग इंटरेस्टेड थे इंडिया से बिजनेस करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर साइन कराया था, चार्टर लिया था क्वीन एलिजाबेथ से कि हमको बिजनेस करना है इंडिया के साथ। और वो आए तो उन्होंने देखा ऑलरेडी पोर्टुगीज इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके वास्को ड गामा जो कि एक्सप्लोरर था, उन्होंने इंडिया का रूट ढूंढ लिया था और देखा था इंडिया इतनी समृद्ध कंट्री है, इतनी प्रॉस्परस कंट्री है। फिर फ्रेंच वालों को भी बहुत इंटरेस्ट आया इंडिया में, डच वालों को भी बहुत इंटरेस्ट आया। ठीक है, मतलब ये पूरी कहानी है कि शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी कोई अकेली नहीं आई थी इंडिया, बहुत सारे लोग आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी का नाम है जो कि आई थी इंग्लैंड से। इंडिया में नाम, मतलब ऑब्वियसली कोई भी कंपनी खोलते हैं हम नाम रखते हैं ना, कोई भी नाम रखते हैं, तो इस कंपनी ने, इस इंग्लैंड की कंपनी ने अपना नाम ही रखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने नाम ही रखा था, वो लोग आए थे इंग्लैंड से और नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस कंपनी ने ऐसा क्या किया कि डच भी आए थे, पोर्टुगीज भी आए थे बिजनेस करने। पोर्टुगीज तो इनसे पहले आए थे, डच इनके बाद आए थे, ये तो 1600 में आए। ठीक है, तो किया क्या इन्होंने कि ये लोग ही सर्वसर्वा बन गए, इन्होंने इंडिया को पूरा ऐसे अपने हाथ में कब्जे में कर लिया। तो ये सारी कहानी है उसी चीज की। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि सारी कंट्रीज को, जो सारी कंपनीज आई थी इंडिया में बिजनेस करने, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ये इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी जो कंट्रीज आई थी वो सारी की सारी कंट्रीज को इंडिया से कुछ ही चीजें चाहिए थी, जैसे कि कॉटन और सिल्क, पेपर मतलब मिर्ची, क्लोव्स मतलब लौंग, कार्डमम मतलब इलायची, सिनेमम मतलब दालचीनी। ठीक है, तो ये सब इनको चाहिए था इंडिया से।
और इनमें कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि भाई इंडियंस थे वो हाई दामों में बेचने लगे। अब इनको मतलब ये इंग्लैंड वाले कम नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये लोग क्या करते थे, सब एक दूसरे को प्रॉब्लम देते थे। शिप्स में आते थे, तब रूट क्या था, शिप्स रूट था, मतलब तब कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था, ट्रेन या बसेस या एरोप्लेन्स कुछ नहीं था। सो वो शिप्स से आते थे। शिप इनका जो रूट था वो ट्रेडिंग रूट नदी होता था। सो वो ऐसे आते थे और एक दूसरे को बहुत परेशान करते थे अंदर ही अंदर। सो इस तरह से मतलब फिर ये लोग क्या करने लगे, इंडिया के रूलर्स के साथ अपना थोड़ा रिलेशन बना ले। ऐसे होता है ना कि किसी जगह पे जाके बिजनेस करना है तो वहां के लोगों से दोस्ती करो, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अब क्या करने लगे, रूलर्स के साथ उनसे हेल्प लेने लगे, मतलब उनको इम्प्रेस करने लगे। मतलब आप देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई बिजनेस करने थी और धीरे धीरे अब रूलर्स के साथ उसने अपना रिलेशन बनाना, मतलब ये देखो स्टेप बाय स्टेप हुआ। पूरी इंडिया जो गुलाम बनी वो कैसे बनी, आई थी कंपनी ट्रेडिंग करने, अब रूलर्स, अब पॉलिटिक्स में घुसी ये कंपनी। पॉलिटिक्स में कैसे घुस गई, क्योंकि सब वो कंपटीशन हो रहा था, कंपटीशन झेल नहीं पा रही थी, मतलब उसको अकेला बिजनेस करना था, वो कोई और राइवल डच भी नहीं चाहती थी, फ्रेंच ना आए, कोई ना आए, खाली अकेले इंग्लैंड के ही हों। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने मतलब जो इंडियन रूलर्स हैं उनके साथ थोड़ी सी पॉलिटिक्स, मतलब उनके साथ उन्होंने थोड़ी सी नीतियां बनाना चालू किया, उनके साथ भाई मतलब उनके साथ समझौते चालू किए। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है और उन्होंने ईस्ट से ही चालू किया, इंडिया के ईस्ट हिस्से बंगाल से ही चालू किया। सो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट, पहली बारी उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने पूरी इंडिया को बर्बाद करके रख दिया, गुलाम बना के रख दिया, जिसने हम लोगों को 100 साल 100 ईयर्स हम उनके कब्जे में थे, 100 ईयर्स हमने गुलामी देखी। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार कहाँ फैक्ट्री बनाई उसने। सो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the banks of river Hooghly in 1651। मतलब सबसे पहले इन्होंने हुगली नदी के किनारे उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाई थी। हुगली नदी कहाँ आई, बंगाल में आई। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब इसको अपना बेस बनाया, इस फैक्ट्री को बेस बनाया और यहाँ से सब मतलब ले वेच होती थी। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में गोदाम, वेयर हाउस भी बनाया था और उन्होंने ऑफिस भी बनाए थे, जहाँ बाकायदा उन्होंने ऑफिसर्स बिठाए थे। मतलब एक परफेक्ट उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी। और जैसे जैसे उन्होंने उनकी जैसे जैसे मतलब ट्रेडिंग बढ़ती गई, ट्रेडिंग मतलब ये खरीद बेच बढ़ती गई, मतलब ये ऑब्वियसली मतलब उन्होंने अपने कॉम्पिटिशन्स को भी हैरान करके भगा दिया था। अब अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही थे, मतलब वो यूरोप में जा जाके अपना इंडिया से माल खरीद के यूरोप में बेचते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, वहां से अपने इंग्लैंड से लोग मंगाने चालू कर दिए और उन्होंने उनको फैक्ट्री के बाजू में घर देना चालू कर दिया, घर बना के रहो, क्योंकि बिजनेस अच्छा हो रहा था, भाई नजदीक हो, फैक्ट्री के नजदीक सब लोग रहे तो बिजनेस अच्छा हो। उन्होंने क्या किया, उनको घर देना चालू कर दिया। 1696 में उन्होंने किला बनाना चालू कर दिया, फोर्ट, ठीक है। उन्होंने भाई अब जहाँ रहते थे वहां फोर्ट बनाना चालू कर दिया। और 2 साल बाद उन्होंने जो मुगल ऑफिशियल्स थे, जो वहां के मुगल रूलर्स थे, उनको उन्होंने ब्राइब किया। ब्राइब मतलब उनको पैसे देके बोला कि हमें आपके 3 गांव की राइट्स हमें दे दो, भाई 3 गांव हमको बेच दो, हम और बिजनेस करना चाहते हैं, अपने 3 गांव हमें बेच दो। और उनमें से एक गांव का नाम था कालीकाता, ठीक है। सो कालीकाता आगे जाके सिटी ऑफ कैलकाटा या कोलकाता बना, ठीक है। सो
उन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब को भी मस्का पॉलिश करके या पैसे खिला के कुछ भी करके उन्होंने उनको मुगल एम्परर औरंगजेब को बोला कि तू एक फरमान जारी कर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर औरंगजेब को बोला तू एक फरमान जारी कर और जिसमें तू बोल कि हम लोग बिना टैक्स के यहाँ से सामान ले जा सकते हैं, क्योंकि टैक्स भी मारता है ना। आप कोई चीज खरीदो, आपने कोई चीज खरीदो जीएसटी, ये टैक्स वो टैक्स, तो टैक्स भारी पड़ता है। तो उन्होंने मतलब औरंगजेब के साथ कुछ डील की होगी या कुछ ब्राइब किया होगा, उसको बोला तू फरमान कर कि हम टैक्स फ्री यहाँ से माल ले जाएं, ठीक है, फरमान जारी कर, ठीक है। सो कंपनी इन्होंने 1696 company began building a fort around settlement. और उन्होंने मुगल एम्परर और उन्होंने ब्राइब किया मुगल एम्परर्स को टू गिव जमींदारी राइट्स, मतलब जमींदार उनको बना दो, जमींदार कंपनी हो जाए। ऑफ 3 विलेजेस, तीन गांव की जमींदारी मांगी। और क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उन्होंने उस मतलब कलकत्ता भी था उसमें, उन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब को बोला फरमान जारी कर दे। परसुएडेड मतलब उसको फोर्स किया या परसुएड उसको मनाया। परसुएडेड औरंगजेब जो कि मुगल एम्परर था, औरंगजेब टू इशू फरमान, कि फरमान जारी कर। भाई तू फरमान का मतलब होता है फैसला, ठीक है। फरमान या तो कहते हैं ना फरमान मतलब हुक्म जारी कर, भाई ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर जारी कर, फरमान जारी कर। ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। उन्होंने औरंगजेब को बोला कि तू फरमान जारी कर कि हम लोग बिना टैक्स भरे हम लोग खरीद बेच कर सकते हैं। कंपनी ने घड़ी और भी मतलब ये जो फरमान जारी किया औरंगजेब ने, उसमें भी वो कपटी बनते थे कंपनी वाले, मतलब अपनी गलत नीतियों से इसका गैर फायदा उठाते थे। इवन कंपनी के जो छोटे मोटे ऑफिसर्स थे वो नहीं अलग, मतलब कंपनी तो खरीदती थी इंडिया से सामान, वो जो कुछ ऑफिसर्स थे वो पर्सनली भी सामान खरीद के जाते थे, वो लोग भी बोलते थे हमें टैक्स नहीं देना, ठीक है। मतलब औरंगजेब ने फरमान किसके लिए जारी किया था कि कंपनी कोई टैक्स नहीं देगी, पर उनके रूलर, उनके जो ऑफिसर्स थे या और भी कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन आते थे उनकी कंपनी वाले, वो भी बिना टैक्स दिए लेके चले जाते थे सामान, ठीक है। सो इससे बंगाल को बहुत नुकसान होने लगा, ठीक है। अब तक औरंगजेब भी मर चुका था, ठीक है, वो अपना फरमान जारी किया, कंपनी को एंट्री देके मर गया। अब बंगाल को नुकसान होने लगा, ठीक है। तो बंगाल का जो नवाब था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान, उसने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो क्योंकि नुकसान होने लगा, ठीक है, टैक्स मिल नहीं रहा था, पूरी कंपनी को परमिशन मिली थी तो सब लोग फ्री मतलब टैक्स भरे बिना सस्ते में माल लेके जा रहे थे, तो बंगाल को नुकसान होने लगा टैक्स नहीं मिलने के कारण। तो उसका नवाब अब गुस्से में आया, क्योंकि ऑब्वियसली नुकसान हो रहा था तो वो तो बोलेगा। सो जो सबसे पहली कंपनी से सबसे पहले नाराज कौन हुआ? मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान कौन था? मुर्शिद कुली खान था नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। ये जो नवाब था बंगाल का, उसने प्रोटेस्ट किया, मतलब उसने बगावत की, उसने कहा भाई नहीं, अब नहीं चलेगा, हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे, तुम टैक्स दो, ठीक है। सो अब क्या हुआ
अब झगड़े बढ़ गए, ठीक है। पहले तो चलो ट्रेडिंग हो रही थी, अब कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच झगड़े होने लगे और झगड़े बढ़ते गए, ठीक है। तो अब मतलब औरंगजेब भी मर ही गया था, तो बंगाल के जो नवाब थे वो सारा पावर अपने हाथ कर लिया। अब मुर्शिद कुली खान भी मरा, तो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया, वो फिर अलीवर्दी खान आया और फिर सीरज उद्दौला आया, ठीक है। मतलब 3 पीढ़ियां आई, उन्होंने कंपनी को कब्जा नहीं करने दिया बंगाल पे। मतलब बंगाल वालों ने, भाई औरंगजेब ने ठीक है उनको परमिशन दी थी, पर उसकी मौत के बाद उसकी मौत के बाद कुली खान आया, फिर अलीवर्दी खान आया, सीरज उद्दौला आया, तो उन्होंने अभी कंपनी को पैर नहीं जमाने दिए, झगड़े चालू थे, ठीक है। सो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया, मुर्शिद कुली खान के बाद आया, मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान, वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान, ठीक है। ये अभी बंगाल की बात चल रही है, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, अभी बंगाल की बात चल रही है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आई, इंडिया की ईस्ट में आई, जो कि है बंगाल, ठीक है। इंडिया का ईस्ट, इंडिया के ईस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसका नाम है बंगाल। अभी तो ये बंगाल की कहानी चल रही है, ठीक है। सो अलीवर्दी खान के बाद कौन आया, अलीवर्दी खान एंड देन सीरज उद्दौला, एंड देन सीरज उद्दौला, ठीक है। तो अब कौन बंगाल का नवाब बन गया, सीरज उद्दौला बंगाल का नवाब बना। सीरज उद्दौला एक बहुत ही, मतलब ये सब, ये जो कुली खान था, फिर अलीवर्दी खान था, सीरज उद्दौला, ये सारे जो भी नवाब आए बंगाल में एक के बाद एक, मतलब एक मरा दूसरा, ऐसा होता है ना, काका बापा ऐसे करके एक ही उसके आते गए। तो सारे उनमें से सीरज उद्दौला भी बहुत स्ट्रांग था। सो सीरज उद्दौला ने हर कोई स्ट्रांग था, और कोई भी कंपनी को कोई भी तरह का टैक्स फ्री करे, कोई कंसेशन नहीं देता था कंपनी को, और कंपनी से ट्रेडिंग राइट मांगता था। कंपनी बोलती थी हम हमारे सिक्के बनाए, हमारी करेंसी बनाए, मना करता था। और फोर्ट्स, किले बनाना चाह रही थी कंपनी की, वो भी मना करता था, ठीक है। तो और कंपनी को बोलता था कि तू हमारे साथ चीटिंग कर रही है, और भाई तू हमको टैक्स नहीं दे रही है, तू हमको पूरे भाई गलत लेटर्स लिख रही है, ठीक है, और हमको बेइज्जती कर रही है हम नवाबों की, ठीक है। कंपनी भी बोलती थी कि आप लोग भाई हमारे साथ भाई हमारा बिजनेस खराब कर रहे हो, आप भाई ड्यूटीज ही नहीं हटा रहे हो, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे भाई। और उन्होंने कहा कि हम कैसे, अगर हम बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमको गांव तो खरीदने पड़ेंगे ना, गांव भी नहीं खरीदने दे रहे हो, ठीक है, हमको फोर्ट्स नहीं बनाने दे रहे हो। तो ऐसे करके झगड़े बढ़ते गए, किनके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल कौन था, सीरज उद्दौला। अब इतने झगड़ों के बाद क्या हो गया, बैटल, लड़ाई हो गई, किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और सीरज उद्दौला। सीरज उद्दौला कौन, नवाब ऑफ बंगाल। तो दोनों के बीच सबसे पहली लड़ाई हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ही, इंडिया के ही नवाब ऑफ बंगाल सीरज उद्दौला के साथ लड़ाई कर ली, ठीक है, जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो अलीवर्दी खान था, ठीक है, जो अलीवर्दी खान था, अलीवर्दी खान 1756 में मर गया था। सीरज उद्दौला खान, फिर सीरज उद्दौला बना, नवाब बना बंगाल का। अब कंपनी पावरफुल रूलर नहीं चाहती थी, कंपनी नवाब, कोई बंगाल का जो भी रूलर हो पावरफुल ना हो, वो एक पपेट चाहती थी। पपेट मतलब जो हमारी बात माने, हम जो बोले वो करे, नाम का राजा हो, चले हमारी, ठीक है। पर सीरज उद्दौला तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो कंपनी की बातों में आ नहीं रहा था, उनके हाथ ही नहीं आ रहा था। तो कंपनी ने ना छूट के बैटल करने की ठानी, लड़ाई करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सीरज उद्दौला था, सीरज उद्दौला के जो राइवल्स थे उनके साथ हाथ मिलाया। राइवल मतलब उसके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया, और उनको बोला कि अगर आप हमारी मदद करो सीरज उद्दौला को हटाने में, तो हम आपको बंगाल
का नवाब बना देंगे, ठीक है। सो अब ये सीरजुद्दौला को पता लग गया। सीरजुद्दौला गुस्से में आया और उस 30,000 सैनिक, अपने 30,000 सोल्जर्स लेके वो जो फैक्ट्री थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी, कासिम बाजार में फैक्ट्री थी, उन्होंने वहां जाके उनपे हमला कर दिया। उस फैक्ट्री में उन सारे ब्रिटिशर्स को उसने बंदी बना लिया, उनके शिप्स रुकवा दिए और फिर वो कलकत्ता भी पहुंच गया। मतलब कंपनी ने जहां जहां अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी, सबसे पहले कासिम बाजार गया। कासिम बाजार में कंपनी की फैक्ट्री थी, वहां उसने उनपे कंपनी पे हमला किया। फिर कलकत्ता पहुंच रहा था, तो जैसे ही पता लगा कि भाई कलकत्ता आ रहा है सीरजुद्दौला, भाई उसने ऑलरेडी कासिम बाजार में भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स सारी रुकवा दी हैं, अब वो कलकत्ता आ रहा है। तो उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास में, ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा था, बंगाल में हो रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिशर्स का ऑफिसर था, जो कि मद्रास में नियुक्त था, उसने मद्रास से ब्रिटिशर्स की आर्मी भेजी, तुरंत कलकत्ता भेजी, ठीक है। उसे पता लगा कि भाई जो ये सीरजुद्दौला है ये तो कंपनी की भाई शिप्स रुकवाने आ रहा है, ठीक है, कैप्चर करने आ रहा है, ठीक है। सो रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में जो कंपनी की आर्मी भेजी सीरजुद्दौला के, और प्लासी, उस जगह का नाम था प्लासी। सो मतलब बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई? सो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच हुई? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में हुई, 1757 में हुई। किस किस के बीच? नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल के नवाब के बीच, जो कि सीरजुद्दौला था, ठीक है, द सीरजुद्दौला जो कि था नवाब ऑफ बंगाल, एंड और किसके बीच में हुई थी? एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम इससे लड़ने के लिए रॉबर्ट क्लाइव आया था। रॉबर्ट क्लाइव जो कि इनका ऑफिसर था, वो आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आया था। सो एंड ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उसका लीडर बन के आया, मतलब लड़ाई करने के लिए वो लीडर बन के आया। फटाफट दौड़ के मद्रास से अपनी पूरी सेना उठा के वो प्लासी आया। कहाँ आया? प्लासी मतलब बंगाल आया, ठीक है, कलकत्ता के आजू बाजू आया। जब उसे पता लगा कि भाई सीरजुद्दौला तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ने आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सीरजुद्दौला को सहन नहीं था कि भाई ये बिजनेस करने आए हैं और ये हम पे चढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस करने आए हो, शांति से बिजनेस करो, ये लोग क्यों अपना राइट क्यों जमा रहे हैं, ये हमको कब्जा क्यों कर रहे हैं हमारे बंगाल पे। तो ये सीरजुद्दौला को सहन नहीं था। पर हुआ क्या? सीरजुद्दौला हार गया। पता है कारण क्या था? कारण था कि मीर जाफर जो कि सीरजुद्दौला का ही कमांडर था, वो चुपचाप कंपनी से जाके मिल गया और उसने कोई लड़ाई नहीं की, चुपचाप उसने हथियार डलवा दिए और हार मनवा ली, ठीक है। तो इसी में ही सीरजुद्दौला मारा गया, क्योंकि उसका कमांडर जो कि मीर जाफर था, वो मतलब कहते हैं ना, वो विलन निकला, ठीक है, उसने धोखा दे दिया सीरजुद्दौला को, ठीक है। सो one of the main reasons for the defeat of Nawab was मीर जाफर्स डिसीट, मतलब उसने धोखा दिया, उसकी वजह से जो सीरजुद्दौला था वो हार गया। और मतलब मीर जाफर एक्चुअली उसका कमांडर ही था, वो फोर्सेस लेके गया
पर वो मतलब उसने क्या किया, उसने मीर जाफर को प्रॉमिस किया, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बिठा के समझाया कि सुन भाई, सुन मीर जाफर, क्या कर तू भाई मेरे साथ मिल जा, सीरजुद्दौला को अकेला करते हैं, फिर सीरजुद्दौला को मार के तेरे को नवाब बना देते हैं, ठीक है। मतलब देखो बाहर वाले कब आप पे कब्जा कर पाते हैं, जब आप अंदर ही अंदर झगड़ते हो। सीरजुद्दौला एक इंडियन किंग था, ठीक है, उसके खुद के इंडियन कमांडर ने उसको धोखा दिया, ठीक है, डिसीट किया, उसके साथ चीटिंग की और मिल गया ब्रिटिशर के साथ, और ब्रिटिशर ने उसको लॉलीपॉप दिखाया कि भाई मैं तुझे बना दूंगा राजा। उस खुश हो गया, मैं राजा बन रहा हूँ। वो ब्रिटिशर्स तो कब से ऐसे ही चाह रहे थे ना, एक पपेट राजा चाह रहे थे, कठपुतली वाला राजा, भाई जो हमारी बात सुने, कपड़े राजा के पहने पर सुने हमारा, ठीक है, भले राजा रहे सुने हमारा, ठीक है। सो इस तरह से कंपनी सबसे पहली ये बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बैटल थी किसी इंडियन राजा के साथ, और सबसे बड़ी जीत थी वो कंपनी की, ठीक है, क्योंकि कोई सीरजुद्दौला कोई छोटा मोटा रूलर नहीं था, ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर जो कि अपने ही कमांडर की चीटिंग की वजह से हार गया, ठीक है। सो सीरजुद्दौला को उसने क्रश कर दिया कंपनी ने। सो द बैटल ऑफ प्लासी, आज भी बैटल ऑफ प्लासी जिस भी क्विज कंपटीशन में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बैटल ऑफ प्लासी का नाम आप सुनते हो, क्योंकि ये पहली जीत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, सबसे पहली बड़ी जीत, ठीक है, ये फेमस है, आज तक आप नाम सुनते हो। सो द बैटल ऑफ प्लासी वो became famous, ठीक है, जो प्लासी की बैटल थी वो फेमस हुई, became famous because it was the first major victory of the company won in India. इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पहली जीत थी ये, ठीक है। सो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली जीत हासिल की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे तो आफ्टर द डिफीट एट प्लासी में सीरजुद्दौला हार गया। सीरजुद्दौला वॉज असासिनेटेड मतलब उसे मार दिया गया, और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। कंपनी ने यही प्रॉमिस किया था मीर जाफर को, और उन्होंने उसे नवाब बना दिया। और अभी भी कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। कंपनी भले राजा को हरा के बैठी थी, पर वो एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना नहीं चाह रही थी। उनका तो एक ही मुख्य था, क्या? एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। वो अपना धंधा बिजनेस बढ़ाना चाह रही थी इंडिया में। If this could be done without conquest through the help of those who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. कंपनी खाली यही कह रही थी कि हमें टैक्स फ्री करके आप हमको प्रिविलेजेस, तो प्रिविलेजेस मतलब भाई हमको मान से हमको धंधा करने, तो हम फुल धंधा करें, फुल बिजनेस करें। रूलर्स हमको शांति से हमको भाई सारे राइट्स दें। जो भी इंडियन रूलर्स हैं वो सब हमें राइट्स दें, हमें अच्छा बिजनेस करने दें, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, हमें यहाँ पे किले बनाने दें, हमें घर दें, हमें विलेजेस दें। उनको मतलब उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था भाई, उनको इंडिया चलाने में इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिर्फ बिजनेस करना था। और जो रूलर्स मानते नहीं थे वो उनसे झगड़ा कर लेते थे, ठीक है। तो कंपनी ने सोचा कि अब कंपनी ने देखा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में घुसे बिना काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने पपेट बनाए थे, जो उन्होंने खुद नवाब बिठाए थे, वो लोग भी उनके हाथ ही नहीं आ रहे थे, ठीक है। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना ही नहीं चाह रही थी। उनको इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन शासन में कोई रस नहीं था, पॉलिटिक्स में कोई रस नहीं था। कंपनी सिंपली बिजनेस करना चाह रही थी, पर कोई भी नवाब इस तरह से कंपनी को घुसने दे नहीं रहा था। मतलब इज्जत भी तो बनाए रखनी थी ना। सारे नवाब कंपनी की आजीजी करेंगे तो लोगों के आगे इज्जत क्या रहेगी, ठीक है।
मतलब लोगों के सामने इज्जत ना रहे ना। राजा अगर दूसरी एक बाहर की कंपनी को भाई हद से ज्यादा बहुत मान सम्मान दे दे और हद से ज्यादा उसे हर चीज में पूरी पूरी फ्रीडम दे दे, तो इज्जत क्या रहेगी राजा की सब्जेक्ट्स के आगे। सब्जेक्ट्स मतलब उसकी प्रजा के आगे इज्जत क्या। तो कंपनी आखिर क्या करे। तो अब देखो सिराजुद्दौला तो मारा गया, मीर जाफर को बिठाया। मीर जाफर को बिठाया था कि वो पपेट बनेगा, पर मीर जाफर को भी तो लोगों के आगे अपनी इज्जत बनाए रखनी थी, वो कंपनी को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता था। तो कंपनी ने आखिर उसको भी हटा दिया, ठीक है। उन्होंने मीर जाफर को भी हटा दिया और उन्होंने अब मीर कासिम बिठाया उसकी जगह। मीर जाफर के बाद कौन बिठाया, मीर कासिम, क्योंकि मीर जाफर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तब मीर कासिम भी कंप्लेन करने लगा, तो उसके मीर कासिम के साथ भी कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर किया, ठीक है। अब दूसरी बैटल की कंपनी ने, उसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 1764 में, ठीक है। और वापस फिर उन्होंने मीर जाफर को बिठा दिया। देखो मतलब कंपनी बस उसको समझ नहीं आ रहा है कंपनी को, पहले सिराजुद्दौला को मार डाला, मीर जाफर को बिठाया, मीर जाफर बातें मान नहीं रहा था, उसको हटाया, फिर मीर कासिम को बिठाया। मीर कासिम भी बहुत तगड़ा था, तो मीर कासिम भी हट नहीं रहा था, भाई मैं बंगाल का नवाब हूँ। मीर कासिम को आखिर उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर, मतलब दूसरी नवाब ऑफ बंगाल के साथ दूसरी लड़ाई बैटल ऑफ बक्सर की, फिर से उसको हटा के फिर मीर जाफर को बिठा दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ। अब दूसरी बैटल क्या हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, ठीक है। दूसरी बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच, सॉरी मीर कासिम के बीच, एंड मीर कासिम, और मीर कासिम भी डिफीट हो गया, मीर कासिम डिफीटेड, ठीक है। तो मीर कासिम हार गया, फिर उन्होंने फिर से मीर जाफर को राजा बना दिया, नवाब बना दिया बंगाल का। अब इस शर्त में नवाब बनाया कि भाई तू हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए देगा। उस टाइम आप सोचो वो टाइम क्या था, 1764 का टाइम क्या था, एक राजा से कंपनी महीने का 5 लाख मांग रही है, ठीक है। आज भी 5 लाख की बहुत वैल्यू है, कंपनी उस टाइम राजा से हर महीने 5 लाख मांग रही थी, ठीक है। पर कंपनी अभी 5 लाख वो राजा दे भी रहा है, नवाब देता भी था हर महीने, पर अब कंपनी को और ज्यादा पैसे चाहिए थे। वो कंपनी और अपनी लड़ाइयों के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो और वो चाह रही थी कि और भाई और जगह बिजनेस करे और पैसा कमाए। अब मीर जाफर मर गया आखिर 1765 में। मतलब मीर जाफर मर गया, ठीक है। वो दे रहा था 5 लाख महीना, कैसे भी करके दे रहा था, किसानों को हैरान करके कुछ भी। मीर जाफर मर गया। अब कंपनीज ने फिर कुछ नया सोचा। क्या सोचा, क्लाइव ने सोचा वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवरसेल्व्स। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या सोचा कि क्यों ना हम खुद नवाब बन जाएं, क्यों हम नवाबों को हम नवाब क्यों बनाएं, उनसे पैसे क्यों लें, हम खुद क्यों नहीं नवाब बन जाएं, ठीक है। ऐसा रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा। फाइनली 1765 में द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो आखिर 1765 में कंपनी खुद दीवान बन गई, ठीक है। बंगाल की दीवान मतलब एक बड़ी पोजीशन पे कंपनी को नियुक्त किया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। और दीवान बनी तो दीवान का मतलब उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले, मतलब वो क्या, वो फ्रीली बंगाल के सारे पैसे यूज कर सकते थे। और कंपनी को यही पैसे की ही प्रॉब्लम थी, तो अब तो पूरा बंगाल का पूरा खजाना उनके हाथ में था, तो उनकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो खुद नवाब बन गए, ठीक है। दीवानी मिल गई उनको, मुगल एम्परर्स ने उनको दीवान ही बना दिया, ठीक है। DIWAN, दीवान बना दिया। दीवान मतलब एक बड़ी पोजीशन दे दी उनको, राजा ही समझ लो, राजा ही बना दिया।
और दीवान राजा को जो पावर मिले उसका नाम है दीवानी, DIWANI। तो दीवानी उनको जो पावर मिला उसमें वो पूरा का पूरा खजाना समझो उनका हो गया बंगाल का, ठीक है। तो फ्रॉम द अर्ली 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of in India with gold and silver imported from Britain. At this time, Britain had no goods to sell in India. The outflow of goods from Britain slowed after the battle and entirely after the assumption of Diwani. These remaining, अब पहले तो क्या करते थे, पहले कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, इतने सोल्जर्स, इतनी आर्मी, इतने लोग मेंटेन करने के लिए वो ब्रिटेन से गोल्ड सिल्वर पैसा मंगाते थे। पर जब से वो खुद नवाब ऑफ बंगाल बने, अब वो ब्रिटेन से पैसा ही नहीं मंगाते थे। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का पैसा ही एक्सप्लॉइट करते थे, पूरा इंडिया को एक्सप्लॉइट करके, मतलब वो जो बंगाल का पैसा उन्होंने पूरा खर्च करना चालू कर दिया, ठीक है। सो दिस रेवेन्यूज कुड बी, अब वो क्या करते थे, इंडिया के ही पैसे से इंडिया का ही सिल्क और कॉटन खरीदते थे और वो फिर वहां बाहर बेचते थे और फिर वो अपनी आर्मी को भी उसी से मेंटेन करते थे, अपने फोर्ट किले बनवा रहे थे, अपनी ऑफिसेस बनवा रहे थे कलकत्ता में। तो इस तरह से मतलब कंपनी ने क्या किया, कंपनी अब खुद नवाब बन गई और इंडिया को लूटना चालू कर दिया, ठीक है। मतलब उनको ब्रिटेन से, अपने देश से पैसा भी मंगवाना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया का पूरा मतलब जो नवाब बंगाल, ठीक है, कलकत्ता का खजाना उनके हाथ लग गया था, ठीक है। वो दीवान बन गए थे कलकत्ता के, बंगाल के दीवान बन गए थे मीर जाफर के मौत के बाद, ठीक है। सो एक पूरा ईस्ट टेरिटरी अब देखा जाए तो कंपनी के हाथ आ गया था, ठीक है। सो आज हम यही एंड करते हैं पेज 14 पे, ठीक है। तो हम भाई इस तरह से कंपनी अब इंडिया को लूटने लगी, हम उस पे आए हैं। सो अब नेक्स्ट टाइम हम कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब, वो वाला टॉपिक करेंगे। आज हमने यहाँ तक किया पेज 14, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब तक, उससे ऊपर तक किया, ठीक है। मतलब आपने आज पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, दोनों में जो नवाब थे वो हारे, बंगाल के नवाब, और इस तरह से कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग हुई इंडिया में, ठीक है। सो और क्या क्या किया कंपनी ने अपनी पोजीशन बनाने के लिए। अब आप देखोगे एक गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव का नाम बहुत आ रहा है। शुरू से ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पहला राजा था जो मरा था, ठीक है, सिराजुद्दौला, उसमें भी रॉबर्ट क्लाइव आया। फिर अभी भी रॉबर्ट क्लाइव ने ही कहा कि भाई हम खुद नवाब बन जाएं, हम क्यों रूलर्स क्यों करें, हम खुद क्यों ना नवाब बने, ठीक है। सो इस तरह से कंपनी आप देख रहे हो किस तरह से कंपनी अपना पावर बढ़ा रही है, ठीक है। सो हम आगे देखेंगे और क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। डू द एंटायर रीड द स्टोरी टिल पेज 14, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू रीड। आपको पता लगना चाहिए किस तरह से आपस में झगड़े करने से कैसे तीसरा आदमी पावर ले लेता है, ठीक है। सो डोंट फाइट, स्टे हैप्पी, ठीक है। चलें, थैंक यू।